कहा वो मेरा अपना है, उसने कहा कि वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब सपना है। उसने कहा कि वो मेरा अपना है, मुझे लगा कि ये सब एक सपना है। पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया कि किसी ने मारा था खंजर, इस बार इससे बचना है, इस बार इससे बचना है। दो चाय की प्याली हो और साथ पुरानी यारी हो, दो चाय की प्याली हो और साथ पुरानी यारी हो, सारे दुख हंस के सहलांगे जे चाय अदरक वाली हो, जे चाय अदरक वाली हो। नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी सिर्फ मिट्टी का ढेर लगता है। ये कहावत युशरा फातिमा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे ये युशरा फातिमा आखिर है कौन? ये युशरा फातिमा सिवान जिले की बेटी है जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 3 किताबें लिख डाली हैं। आखिर वो किताब है किस बारे में? वो सोशल इश्यूज पे है, वो शेरो शायरी है, वो कविताएं हैं। युशरा फातिमा 11th क्लास की स्टूडेंट हैं और 11th क्लास की स्टूडेंट होने से पहले ही उन्होंने 3 किताब जो है वो लिख डाली है। चौथी किताब जो है वो उनकी फरवरी में आने वाली है। तो चलिए आइए अब हम रूबरू होते हैं युशरा फातिमा उर्फ रुशि से। सबसे पहले तो आपका वैभव न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ये बताइए कि आपने ये 3 किताबें लिखी हुई हैं जिसमें जज्बा है, मेरे हिस्से की कोशिश है, साम और तन्हाई है। सबसे पहला सवाल मैं यही कर लेती हूँ कि आखिर आपने लिखना कब शुरू किया था? जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तब मैंने लिखना स्टार्ट करा था एंड 3rd स्टैंडर्ड तक मेरी राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। तो उस वक्त तक मेरी एज अप्रॉक्स 6 या 7 साल थी। मतलब 6 या 7 साल से अपना लिखना शुरू कर दिया था। चलिए आपकी पहली बुक जो है जज्बा कुछ करने का, इसमें जो आपने पोएम्स लिखे हुए हैं, जो शायरियाँ लिखी हुई हैं, वो ज़रा सुनाइए हमारे दर्शकों को। ज़रूर। मैंने इसकी एक सबसे खूबसूरत सी एक कविता है जो मेरी फ़र्स्ट पोएम है, मैंने अपनी मम्मी पे लिखी थी क्योंकि मैं उनसे कुछ ज़्यादा क्लोज़ थी। बचपन से एक बच्चे को माँ से बहुत लगाव होता है, तो मैंने उस पर लिखा था कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। और माँ एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से, माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। वाह क्या बात है। युशरा बता दो कि माँ पे जो कुछ भी लिखा जाता है वो शेरो शायरी, वो कविताएं बन जाती है, लेकिन आपका शब्द चयन काफ़ी अच्छा है। ये पूरी बुक काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक लग रही है मुझे। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैं पढ़ूंगी ज़रूर। और कुछ कविताएं और कुछ शायरियाँ सुनाइए, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं शायरियाँ सुनने में और दिलजले टाइप जो होते हैं। ये जो आपकी बुक है साम और तन्हाई, इसमें मुझे लगता है कि कुछ लव स्टोरी, लव ब्रोकन स्टोरी होगी। हाँ, तो वो भी मैं सुनूंगी, लेकिन अभी जज्बा का बात करते हैं। तो जज्बा में और आपने क्या क्या लिखा है? ओके, जज्बा से भी मेरी एक ब्रोकन हार्ट पोइट्री टाइप की थी। मैंने एक तरह का मैसेज देना चाहा था कि ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, याद ना आई जिसको तेरी क्यों उसके लिए रोती रही, जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से, जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से, क्यों उसके लिए अपनी खुशी खोती रही। तन्हा छोड़ गया जो ज़िंदगी की राहों में, सिसकती रह गई तुम ख्वाबों की आहों में, वो अपनेपन का एहसास आज ख़त्म हो गया, वो धोखे की हवा अब जकड़ने लगी। उसने न रखा कभी तेरी खुशियों का ख्याल, उसने न पूछा कभी तेरा हाल, तो क्यों उसके लिए कर रही तू अपना जीना मुहाल। तेरे जज्बातों से खेल कर वो कुछ पाएगा नहीं, तेरे जज्बातों से खेल कर वो कुछ पाएगा नहीं, लौट कर फिर वो आएगा यहीं, बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको, बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको। बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, वरना किनारा भी खुद ढूंढ ना पाएगा तुमको, किनारा भी खुद ढूंढ ना पाएगा तुमको।
अच्छा युशरा, ये सुनने के बाद काफ़ी अच्छी पोइट्री है आपकी। ये सुनने के बाद एक सवाल मन में उठता है कि ब्रोकन हार्ट स्टोरी आप क्यों लिखती हैं? मुझे नहीं लगता कि 11th स्टैंडर्ड में आप हैं तो आपका हार्ट ब्रोकन हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ बताइए। देखिए, ये सवाल मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये सवाल मुझसे बहुत मेरे कज़िन्स, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल किए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैं इसका एक अपनी कविता में, मेरी शाम और तन्हाई में इसका जवाब मैंने लिखा है। तो उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी इरशाद। कि ज़रूरी है क्या कि मुझ पर भी बीते, ज़रूरी है क्या कि मुझ पर भी बीते, सितम का वो पहाड़ मुझ पर भी टूटे, फिर मैं भी सब कुछ समेट कर खामोश होकर बैठ जाऊँ। किसी से कुछ भी कह ना पाऊँ, हंसना मुस्कुराना कह कहाना भूल जाऊँ और खामोशी को अपना साथी बनाऊँ। क्या ज़रूरी है ये कि मुझ पर भी बीते तभी किसी का दर्द मैं समझ पाऊँ? नहीं, नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि मुझ पर भी बीते। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी चीज़ को महसूस करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और रही बात मेरी, तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी। तो टू बी वेरी क्लियर, 6-7 साल के बच्चों को अगर ब्रोकन हार्ट और धोखे के बारे में अगर कोई बात करे तो उस वक्त धोखे के नाम पे यही मिलता है कि जब कुछ गलती करने पे मम्मी कहती थी इधर आओ नहीं मारूंगी, और आने के बाद पिटा जाते थे। या फिर कहना कि कैडबरी के डेयरी मिल्क के 5 रुपए वाले पैकेट पे 5% एक्स्ट्रा लिख करके भी वही पुराने जितना मिलना, इससे ज़्यादा तो धोखा होता नहीं था। और उस एज में जिसको हार्ट का फंक्शन नहीं मालूम, उसका हार्ट क्या ही टूटेगा। युशरा, जो लिखता है वो पढ़ता भी है। लिखने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। और मैंने एक कविता पढ़ी थी, मुझे कवि का नाम याद नहीं आ रहा, सहर्ष स्वीकारा है। उसमें कवि क्या लिखते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने बड़े मन से उस कविता को पढ़ा है। मतलब उसमें ये समझ में नहीं आता कि वो अपनी पत्नी के बारे में लिख रहे हैं, वो अपनी प्रेमिका के बारे में लिख रहे हैं, वो अपनी बहन के बारे में लिख रहे हैं, या फिर अपनी माँ के बारे में लिख रहे हैं, या अपनी भाभी के बारे में लिख रहे हैं। मतलब ऐसा शब्द चयन है ना उस कविता का कि जिस पर भी जोड़िए, भाभी के साथ भी जोड़िए तो लगता है कि हाँ, ये भाभी पे लिखा गया है। मैंने अपने टीचर से भी काफ़ी डिस्कस किया, तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई टीचर बोले कि उन्होंने अपनी प्रेमिका पे लिखा है, किसी ने कहा उन्होंने अपनी माँ पे लिखा है। आज तक मतलब वो समझ नहीं आया मुझे। मैं सब पे जोड़ जोड़ के समझते रहती हूँ। तो एक और उसका मतलब जो टाइटल है वो भी इतना बढ़िया है, शीर्षक जो है सहर्ष स्वीकारा है। चलिए, वो तो उन कवि की बात हुई, अब आपकी बात कर लेते हैं। अब दूसरी बुक पे आते हैं, मेरे हिस्से की कोशिश। इसमें आपने बताया कि सोशल इश्यूज़ के बारे में आपने लिखा है, तो किस टाइप के सोशल इश्यूज़ हैं और आपने क्या लिखा है? डायरेक्ट वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कथा कहानी लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जितने आपकी शायरियाँ और जो कविताएं हैं वो सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, मैंने हमेशा कोशिश की है, मैं बचपन से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं सोसाइटी की तरफ देखती थी, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लिखना है, बहुत छोटी उम्र थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं, क्या लिखूं मैं। क्योंकि मैं बहुत, मतलब मैं जब भी देखी ना तो मैंने सोसाइटी को दो मुँहा समाज देखा था। एक तरफ देखती थी कि बच्चे माँ बाप की, मतलब उनके नाफरमानी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देख रही थी माँ बाप को ही अपने बच्चों में भेदभाव करते। बहुत कन्फ्यूज़न होती थी। कहीं देखती थी कि एक कोई इंसान औलाद के लिए, एक बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मज़ारों पर, मंदिरों में, हर जगह ये प्रार्थना कर रहा है, और दूसरी जगह कभी देखती थी कि बेटी होने की वजह से उसी बच्चे को छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं ऐसे बहुत ये थी कि आखिर ये समाज का असल रूप क्या है, और मैं किस पर लिखूं, कौन से, इधर वाले पे लिखूं कि इधर वाले पे लिखूं। देन आई हैव डिसाइडेड कि जो भी होगा, जो चीज़ मेरे जहन में खटकेगी, मैं उसे लिखूंगी, मैं हर इस पर लिखूंगी। तो वैसे भी मेरी बहुत सारी विमेन एम्पावरमेंट पे मेरी बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं। मैंने एक लड़की पे भी लिखा था, बेटियों पर। तो एक्चुअली मेरा ये थॉट था, मैंने जब लिखा कि बचपन से मुझे ये बताया गया था कि यत्र नारी सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। और इस थॉट के साथ जब मिली तो मुझे बहुत सारी चीज़ें खटकी, तो मैंने लिखा था कि कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पर काट दिए जाते हैं, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। जब पैरों में पायल की जगह बेरियां डाल दी जाती हैं, जब कुछ बनने की चाह हो तो गृहिणी बना दिए जाते हैं, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। जब बीच चौराहे पर उसे रुस्वा किया जाता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है।
और यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाव के, यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाव के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक छीन लिया जाता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जीकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। काफ़ी अच्छी कविता लगी इशरा ये कि कभी बेटी बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। हालांकि जब आप कविता सुना रही थी तो मेरे गूजबम्स खड़े हो रहे थे क्योंकि कुछ ऐसे कविताएं होते हैं, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसे सुनने के बाद बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम उसी समय में चले गए हैं, वही चीज़ आसपास हम अपने देख रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें जो वर्ड्स आते हैं बिल्कुल वैसा हम फील करने लगते हैं। ये तो हो गई बेटियों पे। अच्छा युशरा, आप कितनी बहन हैं? मैं सिर्फ 2 बहन हूँ। भाई नहीं है। ओह दैट्स वाई ये कविता जो है वो नहीं, काफ़ी ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैंने कभी भी, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये मुझ पर भी बीते। मैंने पहले भी कहा कि मुझ पे बीते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करती हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत सारे डॉटर्स पे लिखती हूँ, फिर दहेज प्रथा पर लिखती हूँ, बहुत लिखती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि वाओ मैं कितनी अच्छी हूँ यार, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन युशरा कहा जाता है ना कि जो चीज़ हम फील करते हैं ना वो और भी ज़्यादा निखर के आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मैं लिखती हूँ ज़रूरी नहीं कि मुझ पर भी बीते, लेकिन जो फील होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है। यही रीज़न था कि मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे थे और मुझे उम्मीद है कि जो भी ये सुन रहे होंगे उनके भी रोंगटे खड़े हो रहेंगे। चलिए अब थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर लेते हैं। शाम और तन्हाई, ये तन्हाई मतलब क्यों क्यों शाम और तन्हाई? क्योंकि कुछ लोग जो है वो शाम जैसे होती है तो जो सनसेट होता है उसके बारे में लिखते हैं, तो आपने तन्हाई ही क्यों डाला? वैसे ये नाम तो मेरे पापा का सिलेक्शन है। मेरी तीनों किताब का नाम एक मेरी मम्मी ने सेलेक्ट किया था, एक बहन ने और एक पापा ने। लेकिन एक कविता को जिसमें हार्ट ब्रोकन हो, सैड हो और बहुत सारी, मतलब बहुत सारे दर्द हो, मैंने इसमें रिश्तों की हकीकत बताई है, अपनों की असलियत बताई है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उन लोगों के बारे में लिखा है। तो उसके लिए तन्हाई, जब इंसान हर तरफ देखिए तो आपके पास लोगों की भीड़ है, लेकिन महसूस कीजिए तो आप अकेले हैं, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए तन्हाई एकदम बेस्ट है। तो इस वजह से मैंने इसका नाम शाम और तन्हाई रखा। अच्छा, इस बुक में आपने सारे क्या दर्द क्या शाम लिखा और रात है? को ही भर कर आते हैं। हाँ, ये तो है, ज़रूरी तो नहीं। जरा जी। ये सुनाइए हमारे दर्शकों को। ज़रूर। ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ढोंग है हर पहचान कोई सच्चा नहीं रहा, और किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, सब अधूरे हैं यहाँ कोई पूरा नहीं रहा। आगे का मैं नहीं सुनाना चाहूँगी, जो मेरी बुक खरीदें ये पढ़ेंगे बिल्कुल तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। और भी सुनाइए जो आपने इसमें लिखा है, जरा शेरो शायरिया हो जाए, क्योंकि आजकल लव बर्ड्स काफ़ी चारों तरफ रहते हैं और अब तो फरवरी बहुत नज़दीक है, वैलेंटाइन भी आने वाला है, तो शेरो शायरियाँ तो लोग ढूंढेंगे अब। जी। एक्चुअली ये एक बहुत ट्विस्टेड है, मुझे बहुत पसंद था, मैंने अपने घर में भी सुनाया तो मुझे 3-4 दफ़ा से एक्सप्लेन करना पड़ा था। तो मैं सुनाऊँगी कि अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है। ये तो टंग ट्विस्टर लग रहा है। समथिंग लाइक दैट। हाँ, आप कह सकते हो। अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है, अब रकीब की रकाबत को रकीब न समझे तो क्या खाक मोहब्बत है। जरा इसका मतलब मुझे भी समझा दीजिए। देखिए, इसे आप दोबारा प्ले करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी जो मोहब्बत है, अगर उनकी कोई और मोहब्बत है और हम उनसे भी मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो ये भी तो एक मोहब्बत हुई। क्या? अच्छा युशरा, जरा मोटिवेशनल कोई थॉट जो आपने लिखी हो या फिर कोई पोएट्री जो आपने लिखी हो वो भी सुनाइए ज़रा। ज़रूर। एक मैंने लिखी थी एक्चुअली, मैं वो कछुए और खरगोश की जो कहानी है, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ उस कहानी से बचपन से। तो मैंने उस पर लिखा था कि आज जो खामोश है वो कल कोहराम मचा सकता है, आज जो खामोश है वो कल कोहराम मचा सकता है, जो रो रहा है अभी वो सबको हंसा भी सकता है, और तुम सोओगे तभी मैं जीतूंगी ये ज़रूरी नहीं, तुम सोओगे तभी मैं जीतूंगी ये ज़रूरी नहीं, कई जागते हुए खरगोश को भी कछुआ हरा सकता है। क्या बात है, वाह! और कुछ सुनाइए।
जरा ऐसा सुनाइए कि हाँ अब लगे कि नींद उड़ गई। समथिंग लाइक, मतलब सोए हुए इंसान को आप जगा दो, कुछ ऐसी शायरियाँ सुनाओ, कुछ ऐसी। ये मैंने अपनी बहन पे लिटरली बनाया था। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस कि यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो, यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो कि याद में हमारी नींद तुम्हें आई नहीं। अरे सच तो ये है कि तुम सो सो कर थक चुकी हो, अरे सच तो ये है कि तुम सो सो कर थक चुकी हो, पर याद हमारी आई नहीं, पर याद हमारी आई नहीं। अच्छा युशरा, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी लिखने की? ये तो बात हमने कर ली कि आपने लिखना कब शुरू किया, लेकिन आप किससे इंस्पायर्ड हैं? ऐसे देखें, राइटिंग में इंस्पिरेशन का क्या होता है ना कि टीचर सिर्फ वो नहीं होते हैं जो आपको बुक्स के लेसन पढ़ाएं, टीचर वो भी होते हैं जो आपको लाइफ के लेसन पढ़ाएं। तो ऐसे मैंने किसी स्पेसिफिक राइटर्स को बहुत बहुत कम, लिटरली बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन मुझे मेरी मम्मा से बहुत ज़्यादा, मैं जब छोटी थी ना तब से मेरी मम्मी मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ा करके सुनाया करती थी। अभी तक मुझे बहुत सारी नॉवेल्स आती थी और कुछ उर्दू की बुक्स आती थी, वो सब मेरी मम्मा मुझे सुनाया करती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा था मेरा, तो मैंने तब से शुरू किया था। और ऐसे अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो ऐसी 4 चीज़ें हैं जिससे मुझे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। मेरे मम्मा पापा, मेरी बहन और मेरा नाम, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देती हैं। मेरे माँ बाप जो हर कदम पे मेरे साथ, लाइक जिस चीज़ में मेरे लिए बेहतरी है, मेरे हक़ में जो चीज़ बेहतर है वो मैं कर सकती हूँ, इस चीज़ की मुझे आज़ादी है। और मेरी बहन जो मुझे हमेशा, मतलब मैं जो करना चाहती हूँ उसके बीच में मेरी सीढ़ी बनती है, वो हमेशा मेरा साथ देती है। और मेरा नाम बहुत, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरा नाम जो है वो मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि मेरा नाम जो है वो कुरान से लिया गया है, कुरान शरीफ से लिया गया है। तो कुरान कहता है कि फ़इन्नमा अल उसरि युसरन इन्नमा अल उसरि युसरा। इसका मानी होता है कि बेशक तंगी के बाद खुशहादगी है और बेशक परेशानी के बाद राहत है। और ये बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं कभी भी, मतलब मुझे हिम्मत हारने नहीं देती है कि हाँ अभी बिगड़ी है तो कल फिर संवार लेंगे। अच्छा, आपका नाम है युसरा फातिमा जी, उर्फ ऋषि। ये ऋषि नाम क्या ये जो शाम और तन्हाई बुक लिखने के बाद आया था या उससे पहले ही है? जी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं जानती हूँ ऋषि मतलब रूसना, रूठना। नहीं, इट्स नॉट रूसी, इट्स ऋषि। ओके, मेरा नाम था रुशदा, एक्चुअली मेरा निकनेम था, मुझे बुलाया जाता था रुशदा। मेरे घर में लोग रुशदा ही बुलाते हैं, मेरे अभी तक मुझे बहुत लोग रुशदा बुलाते हैं, पर रुशदा से सबको छोटा छोटा नेम चाहिए होता है, सब रुशदा रुशदा करते करते ऋषि पे आ गए। तो मुझे, मेरे घर के जितने लोग हैं वो मुझे ऋषि के नाम से जानते हैं, और ऑफिशियली मेरा नाम किसरा फातिमा है। ओके, बहुत बढ़िया नाम है आपका, युशरा फातिमा उर्फ ऋषि। मैंने प्रोनाउंस सही किया ना? क्योंकि अक्सर होता है, जैसे ही मैं आपसे मिली थी मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं जज्बा, लेकिन एक्चुअली है जज्बा। सही बोला ना मैंने? जज्बा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया आपकी मम्मा आपको उर्दू की स्टोरीज सुनाया करती थी, और कुछ देर पहले आपने एक संस्कृत में भी थॉट कहा था, तो क्या संस्कृत भी आपको आती है? मुझे ये मेरे स्कूल के टीचर्स ने बताया था, तो मुझे हर लैंग्वेज की बहुत, मतलब मुझे लैंग्वेज लिटरेचर से बहुत प्यार है ना, तो मैं बहुत सारा, मुझे तो इसलिए मैं संस्कृत की भी थोड़ा ये जानती हूँ, अरबी का भी जानती हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है बोलना। चलिए बढ़िया है, काफ़ी लैंग्वेजेस की नॉलेज है, दैट्स वाई आप जो है काफ़ी अच्छा लिख पाती हैं, वर्ड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा कर पाती हैं। युशरा, अब आपके 4th बुक की बात कर लेते हैं जो कि फरवरी में आने वाली है, उसका थीम क्या है? देखें, मेरी चारों बुक जो होंगी, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको पहले भी बताया कि मैं बचपन से किसी एक टॉपिक पे मैं नहीं लिख पाती हूँ, मुझे जो चीज़ खटकती है मैं उस पर लिख देती हूँ। ओके, तो ऐसा ही होता है कि मुझे उसमें ब्रोकन हार्ट पोइट्रीज मिलेंगी आपको, अपनेपन पे मिलेगी, रिश्तों पर मिलेगी, सोशल इश्यूज़ पर मिलेंगी, हर टाइप की उसमें आपको पोइट्री मिलेगी। और उस बुक का नाम क्या होगा? अभी तक मैंने नाम डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैं नाम सबसे लास्ट में डिसाइड करती हूँ, बहुत लेजी हूँ मैं इस मामले में। अभी तक तो 3 बुक आपकी आई हैं, तीनों बुक कोई आपकी मम्मा ने नाम दिया है, कोई आपके डैडी ने दिया है, कोई आपकी बहन ने। 4th बुक का नाम कौन देने वाला है? आप ही देने वाली हैं या फिर इन्हीं लोगों में से कोई देगा? शायद हम चारों मिल करके दे दें। हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को काफ़ी, मतलब कुछ अच्छी सी शेरो शायरी या फिर कविता अपने मन से सुना दें। ज़रूर, मैं आपको एक पोएम सुनाती हूँ, एक पूरी कविता, थोड़ी लंबी है, कोई पर बात नहीं, सुनाइए। अच्छी है, मुझे ये पसंद है लिटरली। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, कुछ यादें अभी बाकी हैं, उस आखिरी मुलाकात की वो पहली बात,
उस आखिरी मुलाकात की वो पहली बात, वो नीली कमीज, वो सुर्ख आंख, वो लड़खड़ाते अल्फाज, वो कांपते हुए हाथ, वो छिपती हुई नजरें, उन वादों की कब्रें, याद हैं अब तक एक एक लम्हे। तुम्हारे आंसू की वो बूंद जो मेरे हथेली पर गिरी थी, उस लम्हे की खामोशी जो अब तक चीख रही है, वो चाय की प्याली जो वहां कब से पड़ी है। कैसे भूल जाऊं तुम्हें मैं, तुम तो वो हो जो और कोई भी नहीं है। मेरे बरसों की खामोशी हो तुम, वो बरसात की पहली बारिश हो तुम, मेरी कविता मेरी कहानी हो तुम, एक खूबसूरत सा ख्वाब ख्याली हो तुम, और मैं दूध में पत्ती तो चाय की प्याली हो तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम्हारी यादें ही तो मेरी साथी हैं। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं, अभी मैं तुम्हें भूली नहीं, कुछ यादें अभी बाकी हैं, कुछ यादें अभी बाकी हैं। सेकंड वन बहुत अच्छी कविता थी आपकी। सेकंड में मैं अपनों पे सुनाना चाहूँगी। लिटरली अगर समझ में आ जाए तो शायद समझ में आ जाए, ना आए तो आप एक्सप्लेन कर देना। नहीं आपके लिए नहीं, लोगों के लिए। लाइक इसमें दूसरी बात है, मतलब मैंने ये डबल मीनिंग वाली पोएम लिखी है इन दैट केस। तो मैंने लिखा था कि मुझे दफन कर दो कहीं उन पुरानी यादों में ही, मुझे दफन कर दो कहीं उन पुरानी यादों में ही, मुझे अब और नहीं जीना है। ये अपने हैं मेरे बहुत प्यारे हैं, ये अपने हैं मेरे बहुत प्यारे हैं, मेरा भला चाहने वाले हैं। ये खंजर किसी और का है, इस पर निशान उनके नहीं, ये खंजर किसी और का है, इस पर निशान उनके नहीं। गर खुशफहमी है ये तो इसे ऐसे ही रहने दो, ये हसीन रिश्ते ये खूबसूरत समा, ये हसीन रिश्ते ये खूबसूरत समा, गर धोखा है सब तो इसे धोखा ही रहने दो। ये हकीकत बहुत तल्ख है, इसे अपनाना आसान नहीं, ये हकीकत बहुत तल्ख है, इसे अपनाना आसान नहीं। तो बेहतर है जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, और मुझे तो दफन कर दो कहीं उन पुरानी यादों में ही, क्योंकि मुझे अब और नहीं जीना है, अब और नहीं जीना है। बहुत बढ़िया युसरा, बहुत बढ़िया कविता है ये आपकी। अच्छा युसरा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप शेरो शायरी और कविताएं ही क्यों लिखती हैं? कुछ कहानियाँ क्यों नहीं लिखती, स्टोरीज़ क्यों नहीं लिखती, शॉर्ट स्टोरी टाइप क्यों नहीं लिखती? वेल मैंने एक दफ़ा स्टोरी भी ट्राई की है, मैंने स्टोरी भी लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मेरी अपनी थॉट है, पर्सनल थॉट है, तो मैं वो बता रही हूँ कि एक कविता जो होती है, एक कहानी जो होती है, वो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। एक कहानी जो होती है वो एक एहसास होती है, एक कहानी होती है, एक जज्बात होती है, एक याद होती है, एक साहस होती है, एक उम्मीद होती है, बहुत एक इमोशन सा होता है कहानी, एक पूरी कहानी। लेकिन जो एक कविता होती है वो अपनी हर पंक्ति में कई कहानियों को समेट कर रखती है। तो जब एक कहानी इतना कुछ होती है तो एक कविता खुद में कितनी कुछ होगी। और दूसरी बात कि किसी के दिल को छूने का सबसे मतलब आसान जो तरीक़ा है वो कविताओं से होकर के जाता है। मैं यूकेजी में थी, लाइक मैंने यूकेजी से डायरेक्ट स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मुझे बुक का नाम नहीं याद है। मैंने एक पोइट्री की बुक थी, मतलब यूकेजी में राइम्स की बुक होती हैं, उसमें मुझे ये याद है कि 8 पोएम्स थी हिंदी की, 6 या 7 इंग्लिश की पोएम थी और 2 स्टोरी थी, एक इंग्लिश एक हिंदी। मुझे 8 हिंदी की जितनी पोएम्स थी वो आप मुझसे मुझे सीक्वेंस वाइज पिक्चर्स के साथ याद है आज तक। लाइक कितने दिन हो गए उस बीते, हिंदी इंग्लिश वाली पोएम्स कोई याद है। हिंदी की 2 कहानियाँ थी, वो 2 कहानियाँ मुझे ये पता है कि उनमें क्या हुआ था, लेकिन मुझे वो कहानी नहीं याद है। तो ये बात मुझे बहुत ही कहता है कि अच्छा, किसी के दिल को छूना है तो कहानियों से, ये कविताओं से होकर के जाएगा रास्ता। अच्छा, आपके बुक के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट बुक जज्बा कुछ करने का, ये बुक कब लिखी थी आपने? ये मैंने 8th स्टैंडर्ड में लिखी थी। और इसका प्रोसेस कैसा रहा? जब आपकी फर्स्ट बुक आई थी तो आपको कैसा फील हो रहा था? वेल जब मेरी फ़र्स्ट बुक आई थी उस टाइम तो मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। बट इसका, लेकिन इससे पहले का जो मैंने लिखा था उसका प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त रहा था, क्योंकि बुक लिखना इज़ नॉट एज़ ईज़ी एज़ इट सीम्स। इतना आसान नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिल करके बनता है। तो जब भी मैं राइटिंग जर्नी की अगर बात करें, तो जब भी मैं बुक में लिखना स्टार्ट करती थी और जब मैं एक स्टेप आगे बढ़ती थी तो मैं सिर्फ ये कहती थी, अब ये क्या आ गया,
यही एक्सप्रेशन होता था, अब ये क्या आ गया। और उस टाइम अगर आप मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करते हैं तो मैं इतना गूगल करती थी वर्ड्स, इतने सर्च करती थी, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था। एंड इन दैट केस बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, और बहुत अच्छा लगा था, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा युसरा, एक छोटी सी शेरो शायरी या फिर कविता आप फ्रेंडशिप के ऊपर सुना दें। ओह वाओ! ये बहुत अच्छा किया आपने क्वेश्चन करके। क्योंकि माँ, पिता और दोस्त, ये ऐसे 3 चीज़ है ना जिनके बारे में कुछ भी लिखो या तो वो शेरो शायरी बन जाती है, थोड़ा लंबा लिख दो तो कविता बन जाती है। जी, बिल्कुल। मैं अपने फ्रेंड्स पर कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते। दुनिया बदल जाए लेकिन फ्रेंड्स नहीं बदलेंगे, तो उनको मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगी कि जग बदला सब बदला, बदले लोग बारी-बारी। जग बदला सब बदला, बदले लोग बारी-बारी, जो ना बदला सो यार मेरा, ना बदली उसकी यारी। सही बात है। तो ये थी हमारे साथ युशरा, जो कि सिवान ज़िले की बेटी हैं लेकिन सुदूर देहात में इनका घर है। और कई सारे ऐसे हिडन टैलेंट हैं जो अभी भी हमारे आसपास हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। हालाँकि युसरा से मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छी बात है कि युसरा के टैलेंट को हमने आप तक पहुँचाया, इनकी कामयाबी को पहुँचाया, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड की लड़की 3-3 किताब यदि लिख सकती है, तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स में काफ़ी एजेड लोग भी होंगे, मीडियम एज के भी लोग होंगे और युसरा के एज के भी जो हैं वो होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि युशरा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इनको देख कर के हम इंस्पायर हो सकते हैं, और जो लिखने के शौकीन हैं उनका हौसला तो ज़ाहिर सी बात है कि आगे बढ़ गया होगा।